जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। आज ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त वंश, मौर्य वंश और कुषाण वंश को देखेंगे। इस प्रकार हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। तो जो भी हमारे नए भाई बहन हैं और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपी हो, यूपी होमगार्ड हो, लेखपाल हो या लोअर पीसीएस की हो, तो आप लोग इन क्लासों को अच्छे से देखें, इनको कवर करें। कल हमारी नई क्लास आएगी जिसमें हम लोग इसको एमसीक्यू को पूरा कवर करवाएंगे, जो 4-4 के फॉर्मेट में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या है, देखिए, उत्तर प्रदेश इन दोनों धर्मों के उदय और प्रसार का मुख्य केंद्र रहा है। जो उत्तर प्रदेश है, इन दोनों धर्म का उदय और प्रसार का मुख्य केंद्र रहा है। कौन रहा? उत्तर प्रदेश रहा है। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध के जीवन की अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाएं इसी क्षेत्र में हुई हैं। क्या हुई हैं? बुद्ध की अधिकांश जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं इसी क्षेत्र में हुई, इसलिए उसको बौद्ध धर्म का पालना पूछा जाता है कि किसे बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। इसके बाद है सारनाथ, वाराणसी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ का धमेक स्तूप अत्यंत प्रसिद्ध है। देखिए, वाराणसी अगर आप लोग घूमने जाएंगे तो सारनाथ जरूर घूमिएगा। वहां पर आप लोगों को धर्म चक्र प्रवर्तन मिलेगा। और सबसे मेन चीज ये है कि सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और पूछा जाता है धमेक स्तूप जो है कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये सारनाथ में। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया? वो हमारा सारनाथ में दिया। उसको प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तीसरी बात, धम्मिक स्तूप है कहाँ पर? तो ये हमारा सारनाथ, वाराणसी में। याद रखिएगा। श्रीवस्ती बौद्ध धर्म ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश, ये क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। से सर्वाधिक। ठीक है। कौशल नरेश प्रसेंजित हैं, जो कौशल नरेश प्रसेंजित हैं, बुद्ध के मित्र और अनुयायी थे। उस समय कौशल नरेश कौन थे? प्रसेंजित थे। और ये बुद्ध के अनुयायी भी थे, उनके मित्र भी थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुशीनगर। देखिए, कुशीनगर में क्या है, यहाँ बुद्ध को 483 ईस्वी पूर्व में महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त हुई थी। यहाँ रामाभर स्तूप और महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। जो कुशीनगर है, कुशीनगर भी हमने घूमा है। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। तो क्या है कि यहाँ पर जो है, इन्होंने जो है, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, ये घटना पूछा जाता है, बुद्ध की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? 483। अभी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ कि यहाँ गड़बड़ होता है। अभी मैंने बताया धमेक स्तूप, तो जो धमेक स्तूप है वो तो हमारा सारनाथ में है, ये सारनाथ में है। लेकिन रामाभर अगर पूछे, रामाभर स्तूप पूछे, ये कुशीनगर में, ये लगाइएगा, कभी गलती मत करिएगा। जहाँ गलती होती है क्वेश्चन में, वो मैं आपको हमेशा पॉइंट नोट करवाता हूँ, तो दिमाग में ये चीज बैठाया करिए। इसके बाद है महापरिनिर्वाण मंदिर। देखिए, जब महापरिनिर्वाण यहाँ पर इनको प्राप्त हुआ तो वो मंदिर भी तो यहीं पर बना होगा ना। तो जब एक चीज आप लोग तैयार कर लेंगे तो महापरिनिर्वाण अगर मंदिर आ जाए, कहाँ पर बना है? तो ये भी कुशीनगर में ही बना है। इसके बाद है कौशाम्बी वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। दो चीजें यहाँ पर हो गई। बुद्ध यहाँ कई बार आए, उपदेश दिए। यहाँ का घोस्ताराम बिहार बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। यहाँ के जो शासक थे, उन्होंने घोस्ताराम बिहार गौतम बुद्ध जी को दान में दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर आते थे, रुकते थे, और ये बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। अगर पूछ दे घोस्ताराम बिहार है कहाँ पर, तो कौशाम्बी में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी में। इसके बाद हम लोग संकिसा जो है, संकिसा देखेंगे, फर्रुखाबाद। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध यहाँ स्वर्ग से इंद्र के साथ अवतरित हुए। ये क्वेश्चन कभी बन सकता है कि बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध कहाँ पर स्वर्ग से अवतरित हुए थे, ऐसी मान्यता है। बुद्ध कहाँ पर स्वर्ग से अवतरित हुए थे, ऐसी मान्यता कहाँ पर है? कहाँ पर है? संकिसा, फर्रुखाबाद में है। इसके बाद सिद्धार्थनगर पिपरवाह, यहाँ बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिद्धार्थनगर से क्या प्राप्त हुए? जो जब पिपरवाह है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए? बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो उत्तर प्रदेश जैन धर्म के तीर्थंकरों की जन्मस्थली और तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर जितने तीर्थंकर हुए, ज्यादातर तीर्थंकरों का जन्म यहाँ पर हुआ, यूपी में, और यहीं पर उन्होंने तपस्या की। तो ये जो है उनकी जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से मैं बताया करूँ आप लोगों को क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, उसको जरूर ध्यान दिया करिए।
क्योंकि अगर वो चीज़ें आप लोग ध्यान देंगे तो कम समय में ज़्यादा अचीव कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अयोध्या अयोध्या में कौन कौन से जो है किन किन का जन्म हुआ, मेन चीजें देखेंगे हम। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, मोस्टली पूछा जाता है, हजारों बार पूछा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उनका नाम था ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। अभी देखिए जूनियर असिस्टेंट जो है 5512 में ये क्वेश्चन आया था कि ऋषभदेव, ये पूछा गया था कि किस जैन धर्म के तीर्थंकर को आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है। अब बताइए, कम से कम समझिए कि 80 से 90% बच्चों ने इसको गलत कर दिया था। तो आप लोग याद रखिए कि जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर पहले पूछता है कौन थे, तो ऋषभदेव हो गए। और इन्हीं ऋषभदेव को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, आदिनाथ। जैसे हम लोग शिव भगवान को पुकारते ना, शुरुआत में जन्म हुआ किसी चीज का, आदिनाथ, आदि अनंत, वैसे रखिए कि पहले तीर्थंकर ये थे तो उनका नाम दिया गया आदिनाथ। सहित 5 तीर्थंकरों, पांच तीर्थंकर में जो है कौन कौन, चार और हैं, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ की जन्मभूमि अयोध्या है। देखिए अयोध्या में कौन कौन से तीर्थंकरों का जन्म हुआ, देखिए 5 तीर्थंकर ऐसे थे जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। पहले ऋषभदेव है, दूसरे कैसे रिलेट करना है, दूसरे में रिलेट करना हमको अजितनाथ और सुमतिनाथ, दोनों का नाम देखिए, अजित सुमति, अजित सुमति, अजित सुमति, तो वैसे रिलेट करिए, जो है एक जो है वो बन रहा है। इसके बाद अभिनंदन नाथ और अनंतनाथ, दोनों का ये बन रहा है, अभिनंदन नाथ, अनंतनाथ, अनंत है अभिनंदन है, अनंत है अभिनंदन है, तो दोनों का यहाँ रिदम बन रहा है। तो चार ये हो गए, अजितनाथ सुमतिनाथ हो गया, और अनंतनाथ अभिनंदन नाथ हो गया, और ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे ये हो गया, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। बड़े कॉन्सेंट्रेट से समझिए, समझा करिए आप लोग कोई चीज। ठीक है, अब वाराणसी देखते हैं, वाराणसी में कौन कौन से थे। तो यहाँ 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 7वें तीर्थंकर कौन थे, सुपार्श्वनाथ। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। देखिए सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, पार्श्व का मतलब क्या होता है, पांच जिसको बोला जाता है, पार्श्व का मतलब एक हिसाब से देखा जाए सर्प। ठीक है, तो दोनों में क्या लगा है, एक सुपार्श्वनाथ है, पार्श्व, पार्श्व जैसे पार्श्वनाथ है, इसी में सु लगा दिया है, तो सुपार्श्वनाथ हो गया। और दोनों संख्याएं कैसी हैं, ये दोनों विषम संख्या है, 7 और 23। समझिए 7वें नंबर के जो तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ, और 23वें नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। अब देखते हैं पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के भोलपुर क्षेत्र में हुआ था। एक बार क्वेश्चन ये डाल दिया गया था कि पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी किस क्षेत्र में हुआ था, तो भेलूपुर क्षेत्र में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ कौन कौन से हो गए, पार्श याद रखना, सुपार्श पार्श, सुपार्श पार्श। और ये भी पूछता है कि 7वें तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखना है पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे, सुपार्श्वनाथ थे, ये चीज याद रखना है। इसके बाद 24वें तीर्थंकर आप लोग जानते ही है। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये चीज आप लोगों को पता है। अब मथुरा का देखते हैं, मथुरा में देखते हैं हम लोग मथुरा में क्या क्या चीजें हैं। देखिए मथुरा में कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। जो कुषाण काल में, जो कुषाण काल है ना, तो कुषाण काल में मथुरा जैन जैन कला का सबसे बड़ा केंद्र। बहुत बार ये क्वेश्चन उठाया है कि कुषाण काल में जैन कला का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, मथुरा, मथुरा याद रखिए। मथुरा जो था, जो कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है, कुषाण काल में इसी जन्मभूमि को जैन कला का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। अब समझिए जैन कला का सबसे बड़ा केंद्र पहले के जमाने में ये था। ठीक है, समझिए इस चीज को। यहाँ से प्राप्त कंकाली टीला के अवशेष जैन धर्म से संबंधित, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो मथुरा से कंकाली टीला के अवशेष प्राप्त हुए वो किस धर्म से रिलेटेड है, तो वो जैन धर्म से रिलेटेड है। मेरी जैसी क्लास जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोग कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग ये सोचेंगे सर अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये चीज हमने अनुभव किया है, कैसे क्वेश्चन बनाता है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ताकि उनको ये पता रहे कि यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कैसे। जब मैं इस तरीके से बताऊंगा तो दिमाग में आपके बैठेगा वो चीज। हालांकि 100% याद ना हो, लेकिन 99% ऐसा बैठेगा कि अगर इसका क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप 100% दिमाग से मार पाएंगे, सर ने ये चीज बताया था, अच्छा यहाँ पर ये बताया था। ठीक है, तो काम्पिल्य, काम्पिल्य जो है देखिए फर्रुखाबाद, काम्पिल्य कहाँ है, फर्रुखाबाद में। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए काम्पिल्य के बारे में कुछ आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो पांचाल था, पांचाल की राजधानी क्या थी, पांचाल की दो राजधानियां थी, एक अहिछत्र था, अहिछत्र, और एक था काम्पिल्य।
तो अही क्षेत्र बरेली वाला क्षेत्र था और कामपल्ले था फर्रुखा वाला क्षेत्र, जो फर्रुखाबाद है उसका क्षेत्र था। तो ये कामपल्ले में जो फर्रुखाबाद है, यहाँ पर कौन से तीर्थंकर का जन्म हुआ था? 23वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म हुआ था। 23वें तीर्थंकर जो है विमलनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? ये कामपल्ले में हुआ था। ठीक है। अब श्रावस्ती देखते हैं। श्रावस्ती श्रावस्ती देखते हैं। यहाँ तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, सा से संभव और सा से श्रावस्ती। ठीक है। श्रावस्ती, सा से श्रावस्ती। ठीक है। रिदम देखिए जो है क्या आ रहा पढ़ने में, सा से श्रावस्ती है और सा से संभवनाथ। तो संभवनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में हुआ था। ठीक है। अब प्रयागराज देखते हैं। प्रयागराज, यहाँ की प्रभासगिरी पर्वत का संबंध छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु से है। देखिए यहाँ पर जो है एक प्रभासगिरी पर्वत है, पहले आपको ये याद रखना है। प्रयागराज में पूछेगा प्रभासगिरी पर्वत किस जो है जिले में है, तो ये प्रयागराज में है। ठीक है। और प्रभासगिरी पर्वत का संबंध किससे है? तो हमें याद रखना है कि जैन धर्म के जो छठवें तीर्थंकर थे, उनका नाम था पद्म प्रभु, उनसे संबंधित है प्रभासगिरी पर्वत, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है। आप देखिए इसके पॉइंट देखते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। देखिए बौद्ध धर्म का पालना कैसे कहते हैं। अब यहाँ ये रिमेंबर पॉइंट आप लोगों को डालता हूँ, वन लाइनर, ये क्वेश्चन भी है, रिमेंबर पॉइंट है। ठीक है। बौद्ध धर्म का पालना कैसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी मोस्टली इम्पोर्टेंट है। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है अभी बीपीओ वाले एग्जाम में भी आया था। ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी वाले में शायद, कुछ कम याद है हमको तो, लेकिन आया था 100%। और क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है। कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। लोग सारनाथ लगाएंगे, कहीं कहीं लगाएंगे, नहीं, कौशाम्बी याद रखिए आप लोग। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश स्थली कौन सी है? श्रावस्ती। मैंने बताया था कि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए और सर्वाधिक वर्षा काल यहीं पर व्यतीत किया बुद्ध भगवान ने। ठीक है। सर्वाधिक उपदेश भी यहाँ पर दिए। ठीक है। अब देखते हैं पार्श्वनाथ का जन्म। देखिए पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ, इसमें सु लगा दिए, सुपार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है। अब जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र देखते हैं हम। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मैंने आप लोगों को बताया था कि मथुरा था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र पूछ दे या कुछ पूछ दे, कुषाण काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मथुरा था। ठीक है। कुषाण काल में, याद रखिएगा। अब देखिए आपका है मौर्य वंश। ठीक है। मौर्य वंश को हम लोग देखेंगे, मौर्य वंश में क्या क्या चीजें हैं। तो मौर्य वंश को जो है हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मौर्यों की प्रशासनिक और गुप्तों की सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। जो उत्तर प्रदेश है मौर्यों की प्रशासनिक और गुप्तों की सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। अब मौर्य वंश देखेंगे हम लोग। मौर्य वंश में क्या क्या चीजें हैं। देखिए मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला और राजकीय संदेशों शिलालेखों का बहुत विकास हुआ। किसका किसका विकास हुआ? एक तो स्थापत्य कला का विकास हुआ और जो शिलालेख है शिलालेखों का विकास हुआ। आप लोग जानते हैं कि शिलालेख किसने बनवाए थे? अशोक ने, जो बहुत सारे शिलालेख बनवाए, तो मौर्य वंश के ही थे वो। ठीक है। अब देखते हैं अशोक का स्तंभ जो है, अशोक का स्तंभ, अशोक ने उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर लाट जो है स्तंभ स्थापित करवाए। ठीक है। अब सारनाथ स्तंभ देखते हैं, उन स्तंभों के बारे में देखते हैं। स्तंभों से क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है, इसको हम अपने तरीके से देखेंगे। सारनाथ स्तंभ, इसका सिंह जो है शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। जो जो सारनाथ में जो ऊपर सिंह बना हुआ है ना, तो वही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। एक पूछता है ना भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? जो हाँ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। ये हो गया हमारा पॉइंट। अब आगे पॉइंट है प्रयागराज स्तंभ। अब आगे पॉइंट क्या है? प्रयागराज स्तंभ। यह मूलतः कौशाम्बी में था। यह कहाँ था? यह मूलतः कौशाम्बी में था। ठीक है। तो प्रयागराज स्तंभ में देखिए प्रयागराज के बगल में ही क्या है? प्रयागराज के बगल में ही प्रयाग वो कौशाम्बी है, उसी को प्रयाग स्तंभ बोला जाता है। बाद में इसका नाम अकबर ने इलाहाबाद रखा था, पहले इसका नाम प्रयागराज ही था, इसलिए वो प्रयाग स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। जिसे बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। ठीक है। जो प्रयाग स्तंभ था ये मूलतः पूछ देगा कहाँ पर था, तो मूलतः हमारा कौशाम्बी में था। अब ये पूछता है कि जो प्रयाग स्तंभ था इसको अकबर ने कहाँ स्थापित करवाया था? क्वेश्चन में एक बार आया था, इसको स्थापित करवाया था इलाहाबाद के किले में। देखिए
आप लोग अगर स्ट्रेटजी मांगेंगे हमें कि यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल और यूपी होमगार्ड की तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या है, कमेंट में डालिएगा। मैं इस तरीके से डिफाइन करके आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा, उसी से पढ़ना है। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं लोग बता पाएंगे कैसे आप लोगों को किस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे मेरठ का, ठीक है। मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख को देखेंगे। मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख, इन स्तंभों की खोज जो है फिरोज शाह तुगलक जो है, इन स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली ले गया था, ठीक है। इन स्तंभों को किसको, मेरठ और टोपरा स्तंभ जो है, तो इन स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है कि फिरोज शाह तुगलक किन स्तंभों को जो है दिल्ली लेकर गया था। तो चाहे मेरठ का स्तंभ हो चाहे टोपरा स्तंभ हो, ये दोनों को जो है कहाँ लेके गया था, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके चला गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे संकिसा स्तंभ, संकिसा, ठीक है। संकिसा स्तंभ में क्या है, यह स्तंभ यहाँ स्तंभ के शीर्ष पर हाथी की आकृति बनी है। संकिसा कहाँ, फर्रुखाबाद में पड़ता है ना, फर्रुखाबाद, ठीक है। ये भी इसमें क्या दिए हैं, संकिसा स्तंभ में यहाँ स्तंभ जो है, यहाँ स्तंभ के शीर्ष पर हाथी की आकृति बनी है। किसकी आकृति बनी है, हाथी की आकृति बनी है। और कभी क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए जो सारनाथ स्तंभ था, सारनाथ में किसकी आकृति बनी थी, सिंह की आकृति बनी थी। लेकिन अगर पूछ देगा कि संकिसा स्तंभ में किसकी आकृति बनी है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है ये, अब बन जाएगा तो योगा पता नहीं कहाँ से पूछ दिया है। तो संकिसा स्तंभ में जो है कहाँ किसकी आकृति बनी है, हाथी की आकृति बनी है, याद रखिएगा आप लोग। लघु शिलालेख देख लेते हैं हम लोग। मिर्जापुर के अरोरा में अशोक का एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था कि अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा अशोक का लघु शिलालेख जो है मिर्जापुर के अरोरा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में कुल बार डाल चुके हैं एग्जामिनर अलग अलग एग्जामों में, ठीक है। कि अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मिर्जापुर के अरोरा से प्राप्त हुआ है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिल्कुल मेरे साथ जो है बिल्कुल शांति के साथ दिमाग से और साइलेंट माइंड में और कॉन्सेंट्रेट, ये सारी चीजें लगा कर पढ़ना है, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। इसके बाद पिपरवां स्तूप है। पिपरवां स्तूप ये कहाँ पर है, सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। इसे इसे बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बना है। जो क्या है, इसे बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बना सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है, ठीक है। उनकी अस्थि अवशेषों पर बना है तो इसलिए सबसे इसको प्राचीन माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, इसे बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बना सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। मुझे क्वेश्चन में अगर कभी डाल दिया कि बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बना सबसे प्राचीन स्तूप किसे माना जाता है, तो अस्थि स्तूप में बना है ना, तो स्तूप याद रखिएगा आप लोग, क्या, पिपरवां स्तूप जो कि सिद्धार्थ नगर में है। उनका नाम भी सिद्धार्थ बचपन का, तो वहीं पर जो पिपरवां स्तूप है उसी जो स्तूप बनाया गया है, तो बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बना सबसे प्राचीन स्तूप उसको माना जाता है। अब देखेंगे कुषाण काल, जो कि मौर्योत्तर काल का पीरियड है, ठीक है। तो कुषाण काल में हम लोग देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मथुरा कला शैली से क्वेश्चन आते हैं। क्या है उसमें, कनिष्क, ये क्या है, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में मथुरा मूर्ति कला का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बना। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। यहाँ पहली बार बुद्ध की मानव रूपी प्रतिमाएं मथुरा शैली में बनाई गई, ठीक है, मथुरा शैली में बनाई गई। और मथुरा कुषाणों की द्वितीय राजधानी भी थी, ठीक है। कितने पॉइंट है याद रखिएगा, खाली मथुरा को याद रखना है हमें कि कनिष्क के शासन काल में जो है मथुरा मूर्ति कला का विश्व प्रसिद्ध केंद्र। क्वेश्चन में एक बार बना था कि मथुरा जो है मूर्ति कला का विश्व प्रसिद्ध केंद्र किसके शासन काल में बना, तो कनिष्क के शासन काल में जी। जो कनिष्क किस वंश का था, कुषाण वंश का था, ये कुषाण वंश का था, ठीक है। तो इसके समय मथुरा जो है क्या बना था, मूर्ति कला का प्रसिद्ध केंद्र। मतलब ये कि मूर्ति यहाँ पर बनानी स्टार्ट हुई सबसे पहले। और यहाँ नीचे क्या दिया, यहाँ पहली बार बुद्ध की, यहाँ पर पहली बार बुद्ध के मानव रूपी प्रतिमाएं जो है मथुरा शैली में बनाई गई। समझिए, जो आज मूर्ति हम अलग अलग देवी देवताओं को देखते हैं ना, ये पहले मूर्तियां नहीं होती थी। सबसे पहले जो है मथुरा कला शैली में जो है बुद्ध की मानव रूपी प्रतिमाएं बनी। जो ये मानव रूपी प्रतिमाएं हम लोग देखते हैं ना अलग अलग उसमें, तो ये बुद्ध की मानव रूपी प्रतिमाएं जो है कुषाण काल में बनना स्टार्ट हुई, ठीक है। जो उसकी शैली क्या थी, तो पूछा जाता है कि बुद्ध की मानव रूपी प्रतिमाएं जो बनी थी वो पहली बार किस शैली में बनी थी, मथुरा शैली। मोस्ट इंपोर्टेंट, देख रहे हैं कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
इसके बाद पूछता है कि मथुरा कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। तो इसमें क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। देखिए एक बार पढ़िएगा, दोबारा भी मेरी क्लास देखिएगा। अगर एक बार में कुछ ही कम होती हैं दोबारा देखिएगा, पूरा रट जाएगा। और इसके बाद तुरंत जो है केपी मिशन सिलेक्शन में इसका मैं जो है एक पीडीएफ दे दूंगा, उससे जाकर जो है तुरंत उसका पीडीएफ रीड कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट इसका। फिर हफ्ते में एक बार पीडीएफ पढ़ लेंगे इसको। कैसे नहीं याद होगा आपको? 25 बुक तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझिए कि ऐसा निचोड़ आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप जो है यूपी के कोई भी एग्जाम देने जाए, कुछ भी एग्जाम हो जिसमें यूपी स्पेशल आना है, जिसमें यूपी स्पेशल ये 20 नंबर का आना है ना, उसका कोई भी एग्जाम देने जाए यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटेड है। अभी तो मेरी 12-13 क्लासें हुई हैं। इसके बाद मैं जो है जिला दर्शन भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो चीज़ें और इसमें छूटी होंगी वो चीज़ मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। लास्ट में कम से कम 1000 एमसीक्यू करवाऊंगा। 1000 से 2000 एमसीक्यू मैं मिनिमम करवाने वाला हूँ आप लोगों को यूपी के। इतना आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक, कोई बुक आती है 300-400 एमसीक्यू देते हैं बस। मैं इस तरीके से करवाऊंगा ना, अभी तक मेरे एमसीक्यू देखेंगे ना, कि अभी तक कम से कम 500 एमसीक्यू करवा चुका हूँ। रीजन बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि देखिए मैं 4 के मैचिंग में एमसीक्यू करवाया हूँ। ठीक है, और 4 के मैचिंग के एमसीक्यू समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन को मिलाकर 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। 4 चीजें आप लोगों की तैयार हो रही हैं। तो अगर मैंने 100 एमसीक्यू भी अभी तक करवाए हैं, लगभग लगभग 200 करवा चुका हूँ, तो कम से कम 700-800 क्वेश्चन आप लोगों के बन चुके। और यही 700-800 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग 20 क्लासें देखते हैं और कुछ क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर मैंने क्या क्या क्लियर किया? आप लोगों को थ्योरी क्लियर की है, थ्योरी के साथ पूरा एमसीक्यू क्लियर किया है, सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। गुप्त वंश देखते हैं। क्या गुप्त वंश? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या है? क्वेश्चन एक बार बना था कि किसे जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त का। जो गुप्ता थे, जो गुप्त वंश के शासक थे, उनके जो है काल को क्या कहा जाता है कि स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश इस काल की कला एवं मंदिरों की मुख्य गवाह है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर गुप्त वंश के शासकों के द्वारा बहुत सारे कलाएं और मंदिरों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। वो क्या क्या है वो हमको रटना है। उसमें सबसे पहला क्या है? भीतरगांव मंदिर। ठीक है, भीतरगांव मंदिर ये कहाँ पर है? पहले यही क्वेश्चन पूछता है 100%। भीतरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में। रट लीजिए। और ठीक है, ये रटने के बाद दूसरा क्या है? ये पूर्ण पूर्ण ईंटों से निर्मित प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसकी छत शिखर शैली में बनी है। ठीक है, क्या क्या रटना है? पहली बात, भीतरगांव मंदिर पूछेगा तो कहाँ पर है? कानपुर में। और इस मंदिर का निर्माण ये जो है किससे हुआ है? इस मंदिर का निर्माण ईंटों से हुआ है। पूछता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण ईंटों से किया गया है गुप्त वंश का? ऐसा कौन सा मंदिर है? तो वो भीतर गांव का मंदिर है। और ये भीतर गांव का मंदिर है कहाँ पर? कानपुर में है। अब ये भी कभी पूछ सकता है, इसकी जो भीतर गांव मंदिर की छत है वो किस शैली में बनी है? शिखर शैली। याद रखिएगा, क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकता है, बस ये चीज याद रखिएगा। अब देखते हैं दशावतार। दशावतार से आप देवगढ़ याद रखिए। दा से दशावतार, दा से देवगढ़। और देवगढ़ कहाँ है? ललितपुर में। दो तरीके से क्वेश्चन बनाता है कि दशावतार मंदिर कहाँ है, कभी देवगढ़ दे देगा, कभी ललितपुर दे देगा। ठीक है, तो ललितपुर के देवगढ़ में है, देवगढ़ में है, और के जो है जिले में है, ललितपुर में है। ये याद रखिएगा दशावतार मंदिर। ठीक है, ये क्या है? ये पत्थर से बना मंदिर है। देखिए ये ईंटों से बना था भीतरगांव का मंदिर, और ये पत्थर से बना है और भगवान विष्णु को समर्पित है। ये क्वेश्चन बनता है कि दशावतार मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को, को जो है समर्पित है। यह पंचायत शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। पूछता है कि दशावतार मंदिर जो है किस शैली का उदाहरण है, ये किस शैली में बना है? ये पंचायतन शैली में बना है। याद रखिएगा इस चीज को, जो दशावतार मंदिर है ललितपुर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख ये कहाँ पर है? गाजीपुर में है। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए दो चीजें आप लोग कभी गड़बड़ाइएगा मत। क्या चीज है? एक है भीतर गांव का मंदिर। ये भीतर गांव का मंदिर है, ये गांव का मंदिर है, वो कानपुर में है। लेकिन भीतरी स्तंभ लेख है, वो भीतरी स्तंभ लेख है। स्तंभ अलग होता है, स्तंभ लेख जो लिखाया था जो अशोक जी ने। ठीक है, अशोक जो राजा था, तो भीतरी स्तंभ लेख अलग होता है। और ये भीतर का मंदिर अलग है। ये तो मंदिर कानपुर में है, और जो है ये जो है भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पर है? गाजीपुर में है। याद रखिएगा, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसके बाद देखेंगे
इस लेख से क्या है, इस लेख से गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा हूणों विदेशी आक्रमणकारी को पराजित करने की विस्तृत जानकारी मिलती है। कहने का ये मतलब है कि इस लेख से क्या जानकारी मिलती है, इसमें ये जानकारी मिलती है कि जो गुप्त वंश का जो राजा था स्कंदगुप्त, इसने हूणों को पराजित किया था। तो उसमें उल्लेख किया गया इस लेख में कि स्कंदगुप्त ने किस प्रकार हूणों को, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, तो उनको पराजित किया था, इसकी जानकारी मिलती है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो है स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को, ये विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया था, इसकी जानकारी हमको किस स्तंभ लेख से मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। फिर पूछता है भीतरी स्तंभ लेख है कहाँ पर, गाजीपुर में है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है, स्कंदगुप्त से है। किस वंश से है, गुप्त वंश से है। इतने क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख देखते हैं, हम प्रयाग प्रशस्ति को देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, जो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, उनका नाम था हरिसेन, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित यह लेख समुद्रगुप्त की विजयों को विस्तृत गुणगान करता है। इसे अशोक स्तंभ पर ही खुदवाया गया है। याद रखिएगा क्या क्या चीजें इसमें पॉइंटेड है। पूछता है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख का संबंध किससे था, तो उसका संबंध समुद्रगुप्त था। है, इसको लिखने वाले कवि कौन थे, ठीक है, इसको लिखने वाले कवि थे हरिसेन, ठीक है। इसमें वर्णन क्या मिलता है, इसमें ये वर्णन मिलता है कि समुद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ अपनी विजय का जो है विजय प्राप्त की थी, उसका गुणगान किया है हरिसेन ने। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि इसे अशोक स्तंभ पर ही खुदवाया गया। जो अशोक स्तंभ है ना, उसी पर प्रयाग प्रशस्ति खुदवाया गया है। मुझे देखा प्रयाग प्रशस्ति किस पर तो खुदवाया गया है, अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया है, ठीक है, खुदवाया गया है। अब इसका हम लोग देखते हैं गढ़वा किला। गढ़वा किला देखेंगे। गढ़वा किला कहाँ है, प्रयागराज में है। और इसमें क्या चीजें हैं फैक्ट, यहाँ से गुप्तकालीन सुंदर मूर्तियां और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, गुप्तकालीन सुंदर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। परीक्षा के लिए स्मार्ट पॉइंट क्या क्या है, देखिए परीक्षा के लिए जो है इसमें देखिए कि जितना अभी पढ़ा है उसको रिमेम्बर करिएगा दिमाग में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ, सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसको सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद और क्या चीजें हैं, ईंटों से बना प्राचीन मंदिर कौन सा था, ईंटों से बना प्राचीन मंदिर कौन सा था, भीतरगांव का, मैंने बताया था। भीतरगांव का जो मंदिर है कानपुर में, वो ईंटों से बना प्राचीन मंदिर है। हूणों पर विजय का आक्रमण, ठीक है, हूणों पर विजय का वर्णन किसमें मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख में, गाजीपुर में है जो कि। मथुरा कला कुषाण काल में फली फूली, ठीक है। और मथुरा कला में, मथुरा शैली में ही सबसे पहले जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, ठीक है, मान रूपी। ये भी पढ़ा आप लोगों ने। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिसेन, मैंने कहा था ना, हरिसेन। वो किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित है ये। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये क्लास खत्म हुई। लगभग 13 क्लासें हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक ना देखी हो तो जाकर जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका प्लेलिस्ट पड़ा है, तो आप उसमें जो है पूरी क्लासें देख सकते हैं। साथ में आप केपी मिशन सिलेक्शन का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उससे आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर 2-3 दिन के अंदर ही क्विज स्टार्ट होने वाली है। यूपी क्विज अलग चलेंगी, अलग अलग जो है सब्जेक्ट की वहाँ क्विज चलेंगी, जिससे आपकी पूरी तैयारी होती चली जाएगी। बाद में कॉम्बो क्विज चलवाएंगे हम, जिससे मेरे कहने का ये मतलब है, सीधी सी बात है कि आपकी तैयारी में फुल करवाऊंगा। अभी हाल में ये चीज़ें हैं कि 100 बच्चों के लिए ऑफर रखा गया है। फर्स्ट 100 बच्चों के लिए ऑफर है कि फर्स्ट 100 बच्चे जैसे ही उसमें कंप्लीट होंगे, उसके बाद उसकी फ़ी 99 रुपये है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये चीज़ें जो है आप लोगों की तैयार की जाती हैं। तैयार करने के बाद आप लोग ये भी देखेंगे ना कि जिसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप कोई भी पेपर उठाइएगा, कोई भी बुक उठाइएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाए तो आप कहिएगा सर बाहर जा रहा है। मोस्टली जो फैक्ट है सारे फैक्ट मैं देता हूँ, ठीक है। और वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, इन चीज़ों को दिमाग में रखना कैसे है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ करिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो तुरंत का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस दिन ही देख लेंगे, कल के लिए नहीं टालेंगे। तो यहाँ फ्री में ज़रूर बैच चल रहा है। आप लोगों को ये है कि फ्री की चीज़ें जो स्टूडेंट को लगता है कुछ नहीं दे रहे होंगे, फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये मत समझिए। हर व्यक्ति पैसा के लिए ही वर्क नहीं कर रहा है। रीजन है
मुझे खुशी होगी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा कहता है कि मेरा सिलेक्शन सर हुआ, आपके कंटेंट से हुआ, तो समझिए मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया। बस ये चीज़ है। अब कमेंट में ज़रूर लिखा करिएगा सर आपकी क्लास लगी कैसी है। लाइक, कमेंट, शेयर 3 चीज़ें करेंगे और साथ में जो मेरा जो ग्रुप है केपी मिशन सिलेक्शन का, उससे जुड़ जाइए। ठीक है? 2 ग्रुप है, क्विज वाला भी है, वो भी है, दोनों का लिंक मैं दे दूँगा। तो उससे जुड़ जाइए, तो जल्द ही उसमें क्विज स्टार्ट हो जाए और उसमें जो है सारी पीडीएफ तो लाइन से पड़ी हुई है। ठीक है? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।